नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं 5 नवंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है फिक्सिंग द रूल्स ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, यहाँ पे ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इकोनॉमी को एक्चुअली में जिस प्रकार से चलाना चाहिए उस प्रकार से सरकार नहीं चला रही, उसको उल्टे तरीके से चला रही। फॉर एग्जाम्पल, अभी सरकार की जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज आ रही हैं वो वेल्दी इन्वेस्टर्स को, जो अमीर लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं, उनको सपोर्ट करती है। लेकिन जो छोटे इंटरप्राइजेस हैं, जो नीचे के लेवल पे वर्कर्स, किसान, ये लोग काम कर रहे हैं, इनको फेवर नहीं करती है। जबकि अगर जापान का एग्जाम्पल देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है और जो वर्कर क्लास है उसके बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहिए जो दोनों को कॉम्प्लीमेंट करे, और कहीं ना कहीं वर्कर्स को कुछ राइट्स देने चाहिए कि वो किस तरीके से काम करें, किस हद तक अपने, आप कह सकते हो, इनोवेशन को सामने लेके आए। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हमारी इकोनॉमी में पूरा का पूरा फायदा दिया जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास को, कैपिटलिस्ट क्लास को, जो ऑलरेडी अमीर है और वो और अमीर होती चली जा रही है। तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स बताए गए इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स इज बीइंग वीकेंड। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस आर्टिकल को लिखा है कृष्ण बायरे गौड़ा जी ने। फॉर्मर एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के। तो बीजेपी के अपोजिशन में रह चुके हैं ये। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बीजेपी के एंटी बातें यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स इज बीइंग वीकेंड, यहाँ पे वो सारी बातें ये बता रहे हैं गौड़ा साहब कि भाई, फाइनेंशियल फील्ड में, यानी पैसे को एलोकेट करने के फील्ड में सरकार ने किस किस तरीके से स्टेट्स की ताकत को छीना है। हालांकि इन सब चीजों के बारे में हम लोग पहले कुछ बात करते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पे हैं जो गौड़ा साहब ने दिए हैं और वो मैं आपको बताऊंगा। एक या दो जो बार बार रिपीट होते रहते हैं उनको मैं स्किप करूंगा। और जो गौड़ा साहब यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं, कुछ मुझे बहुत जेन्युइन लग रहे हैं और कुछ जेन्युइन नहीं लग रहे हैं। वो बस स्टैटिस्टिक्स को मोल्ड करके बताया है कि हाँ भाई, सेंटर से गलती हुई है। तो देखते हैं क्या बोला गया है यहाँ पे। फिर भाई, यूएस इलेक्शंस। अब यूएस इलेक्शंस बिल्कुल जबरदस्त मोड में चालू हैं। 3 नवंबर को आखिरी राउंड ऑफ इलेक्शन हो चुका है और अभी वोट्स की काउंटिंग चल रही है। और जबरदस्त वोट की काउंटिंग में कोई छोटी मोटी नहीं, करोड़ों की तादाद में वोट्स को गिनना है। और यहाँ पे तो मेल इन वोटिंग भी हुई है, तो एक एक पर्ची खोल के गिननी पड़ेगी। तो भाई, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मतलब एक ट्रेंड समझाया जा रहा है कि कौन से स्टेट्स रिपब्लिकन पार्टी की तरफ पे हैं, कौन से स्टेट्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ पे हैं, और कौन से स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं। स्विंग स्टेट्स में अभी के लिए पोजीशन क्या चल रही है और कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। फॉर्चुनेटली जो फाइनल फेज ऑफ वोटिंग थी वहां पे सिविल अनरेस्ट नहीं देखने को मिला है। तो कुछ 2 या 3 पॉइंट्स जिसको हम लोग देखेंगे। इलेक्शंस चल रहे हैं अमेरिका के, तो एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन हमें पता होना चाहिए कि देश दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है। तो कुछ बात पॉइंट्स देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर बात करते हैं स्टार स्टेटस की। इस वीडियो, इस टॉपिक पे, ये जो कमलनाथ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। और उसके रिस्पेक्ट में मॉडल कोड ऑफ इन्फोर्समेंट की बात आती है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इन्फोर्समेंट की बात आती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ताकत की बात आती है, और किस हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम करने के तरीके को नहीं रोकना चाहिए ताकि वो सही से काम कर सके, इस चीज की जब बात आती है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं। 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताऊंगा। ज्यादातर चीजें इस आर्टिकल की मैं पहले की वीडियो में कवर कर चुका हूं, उसका रेफरेंस मैं आपको दूंगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो है, इसको मैं एक्चुअली में अभी डिस्कस नहीं करूंगा दोस्तों, बाद में देखता हूं अगर कुछ इंपॉर्टेंट निकलता है तो। क्योंकि देखिए, 1956 में बना था, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, और उस समय पे कर्नाटका स्टेट ही बना था। उस समय पे इसको मैसूर बुलाता था। 1973 तक इसका नाम मैसूर रहा, बाद में नाम कर्नाटका पड़ गया। तो राज्योत्सव मनाया गया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात ये की जा रही है कि लैंग्वेज के आधार पे ये जो स्टेट्स बने हैं, क्या लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, इसके बारे में कुछ व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं। उतना स्पेसिफिक मुझे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं लगा, तो मैंने इसको टेकअप नहीं किया है। ये जो आर्टिकल है शिफ्टिंग गियर्स इन बिहार, ये बिहार की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बिहार के इलेक्शंस में इंटरेस्ट रहते हैं, और ऑब्वियसली बात है बिहार की जो लोकल इलेक्शंस में इंटरेस्ट उन्हीं लोगों का होगा जो उस एरिया के होंगे, तो वो चाहें तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ खास नहीं है इस बिहार वाले आर्टिकल में। नेक्स्ट, लेबर्स एंटी सेमिटिज्म वोस। अब यहाँ पे बहुत अलग से मैं इस आर्टिकल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में आपको बता देता हूँ कि इसमें बताया क्या क्या है, बहुत ही ब्रीफ में। आपको पता है इंग्लैंड में 2 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक है लेबर पार्टी, एक है कंजर्वेटिव पार्टी। अभी के लिए जो पार्टी ताकत में है वो है कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। अब ऐसा देखा गया है, रिसेंट जो ट्रेंड निकल के आया है, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये बता रहे मिस्टर आमिर अली। आमिर अली जेएनयू दिल्ली में सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज पढ़ाते हैं। तो
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हमारे लिए यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो एक बाइस्ड माइंडसेट हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक जेन्युइन माइंडसेट हो, ये तो परसेप्शन टू परसेप्शन डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, इनको एंटी इस्लामिक देखा गया है, कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया फैलाते नजर आए हैं। इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम धर्म अपने आप को एक्सपेंड करता है, दूसरे धर्मों को दबाता है, इस टाइप की चीजों को बोलते हैं इस्लामोफोबिया। तो कहीं ना कहीं जो बोरिस जॉनसन जी के स्टेटमेंट्स हैं वो इस्लामोफोबिया फैलाते हुए दिखते हैं। ऐसा किसका बोलना है? आमिर अली जी का बोलना है। मैं वही बता रहा हूं जो इस आर्टिकल में लिखा है। दूसरी चीज, जो ब्रिटिश की लेबर पार्टी है, ब्रिटिश की लेबर पार्टी के जो कुछ रिसेंट स्टेटमेंट्स आए हैं वो एंटी सेमेटिक नजर आए हैं। एंटी सेमेटिक मतलब जो ज्यूज इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। ज्यू कम्युनिटी जानते हैं ना दुनिया की, तो जो ज्यू कम्युनिटी के अगेंस्ट उसको एंटी सेमिटिज्म बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं लेबर पार्टी के स्टैंड को एंटी सेमिटिज्म बोला जा रहा है। ब्रेक्सिट के बाद ऐसा बोला जा रहा है कि यूके में जो रेसिज्म वाली फिलॉसफी है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। कहीं ना कहीं बोरिस जॉनसन बहुत प्रोएक्टिवली ब्रेक्सिट को परस्यू कर रहे हैं। रेसिज्म तेजी से हो रहा है, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, तो ब्लैक के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है कुछ हद तक, और एंटी सेमिटिज्म ये जो, अब देखिए कंजर्वेटिव पार्टी अगर कुछ गलत करती है तो उसको अपोज कौन करेगा? अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन में कौन बैठा है? लेबर पार्टी। अभी लेबर पार्टी का स्ट्रांग होना जरूरी है ताकि वो रूलिंग पार्टी के ऊपर थोड़ा चेक रख सके, लेकिन कहीं ना कहीं लेबर पार्टी यहां कमजोर होती नजर आ रही है क्योंकि एंटी सेमेटिक व्यूज निकल के आ रहे हैं लेबर पार्टी के। तो लेबर पार्टी के लीडर्स जो कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि एंटी ज्यू होते हैं, जिसके चलते लेबर पार्टी की स्टैंडिंग इंग्लैंड के लोगों में नीचे गिरती है। तो यही सब बातें यहां पे बोली गई कि लेबर पार्टी एंटी सेमेटिक दिख रही है, कंजर्वेटिव पार्टी बोरिस जॉनसन एंटी इस्लामिक दिख रहे हैं, तो उसके चलते में एक टसल सा बनता नजर आ रहा है और रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा पा रहा है। यही सब यहां पे बेसिकली बोला गया। तो अब शुरुआत करते हैं अपने आज के डिस्कशन को दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर ही बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपके जेन्युइन डाउट्स के जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं फिक्सिंग द रूल्स ऑफ द इकोनॉमी। द फंडामेंटल्स ऑफ द गेम हैव टू चेंज एज दे करंटली फेवर वेल्दी इन्वेस्टर्स एंड नॉट वर्कर्स एंड टाइनी एंटरप्राइजेस। अगर बात की जाए इंडिया के ओवरऑल पॉपुलेशन सिनारियो की, ये अगर मान लिया जाए इकोनॉमी के बेसिस पे स्केल है, जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतना ज्यादा पैसा लोगों के पास बढ़ता जाएगा, नीचे की तरफ पैसा कम होगा। तो ऑब्वियसली बात है जो जो कर्व है वो कुछ ऐसा बनेगा, नीचे ज्यादा लोग हैं और ऊपर बहुत कम लोग हैं। जितना लोग अमीर होते जाएंगे उतनी पॉपुलेशन उनकी कम होती जाएगी। अब ये जो पिरामिड बन रहा है, इसके टॉप का जो हिस्सा है, मतलब अपर हाफ है, इनके पास ठीक ठाक पैसे हैं, लेकिन ये जो लोअर हाफ है इस पिरामिड का दोस्तों, यहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है, इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। और इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन दिए हैं इकोनॉमिस्ट ने वो क्या दिया है कि फ्री अप मार्केट। आप मार्केट को फ्री करिए, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करिए, टेक्नोलॉजी को अप्लाई करिए। तो मतलब कि ये जो पिरामिड के टॉप पे लोग हैं ज्यादा अमीर हैं, पिरामिड के नीचे लोअर हाफ में जो लोग हैं वो कम अमीर हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप फ्री मार्केट करो, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करो, टेक्नोलॉजी को अप्लाई करो। कहीं ना कहीं ये जो आइडियाज हैं इनको री एग्जामिन करने की जरूरत है, ऐसा ऑथर बोल रहा है। ऐसा ऑथर क्यों बोल रहा है इसके बारे में कुछ बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अगर फार्म सेक्टर की बात की जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात की जाए, तो इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से लिबरलाइज कर दीजिए। जैसे कि आप देखिए ना, किसान जो गेहूं धान चावल पैदा करते हैं उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेचा जाता है, सरकार उनसे खरीदती है। इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि आप एक काम करो, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लिबरलाइज कर दो, तो ऑब्वियस ही बात है लॉन्ग टर्म में इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाएंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट आने लगेगी। लेकिन ये काम गड़बड़ है दोस्तों। बात यह है कि अगर आपको इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो देश के लोगों की अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आपको देश के लोगों की अर्निंग बढ़ानी है तो सब लोगों की अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी। अभी के लिए क्या हो रहा है, अभी की जो मार्केट की मेथोडोलॉजी चल रही है, हम लोगों ने इंडिपेंडेंस से एक ट्रेंड देखा है कि जो अमीर है वो और अमीर होते चले जा रहे हैं, जो गरीब है वो बिल्कुल ही गरीब होते चले जा रहे हैं, विद स्मॉल एक्सेप्शंस। ऑब्वियसली बात है कुछ टैलेंटेड लोग होते हैं जो गरीबों में से भी उठ के अमीर बन जाते हैं, और कुछ लोगों का बिजनेस ठप हो जाता है तो वो गरीब हो जाते हैं। लेकिन ट्रेंड ये है कि जो हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी है वो बढ़ रही है। जरूरी ये है कि जो आप ये मार्केट में फ्रीनेस लाने की बात करो, फ्रीइंग अप मार्केट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंटल रेगुलेशन कम हो। जब फ्रीइंग अप मार्केट की बात आती है ना, तो मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम हो, गवर्नमेंट रेगुलेशन कम हो, ज्यादातर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने हिसाब से डिसीजन लें और बहुत मिनिमम इंटरफेरेंस हो। तो ऑथर ये बोल रहा है कि ये जो मार्केट को फ्री करने वाली आप बात बोल रहे हो, ये आप इसलिए करो ताकि
जो भी वर्कर्स हैं, फार्मर्स, इनकी जेब में पैसा जाए। अभी मार्केट आप इस तरीके से फ्री कर रहे हो कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो दूसरों को नौकरी दे रहे हैं, उनके पास पैसा ज्यादा हो जाओ, जिसको नौकरी दे रहे हैं उसकी तनख्वाह काट ले वो। तो वेज लॉस हो रहा है, वेज लॉस हो रहा है, तो जो नीचे का गरीब इंसान है वो और गरीब होता चला जा रहा है, और जो नौकरी दे रहा है वो और अमीर होता चला जा रहा है। तो यहां पे बोला यह गया है कि इकोनॉमिक कंसीडरेशन से ज्यादा आप ह्यूमन राइट्स को वैल्यू दीजिए। रिसेंटली जो लेबर लॉ सरकार ने पास कराए गए हैं, वहां पे एम्प्लॉयर्स को ऐसी बहुत सी ताकतें दी गई हैं जहां पे वो ज्यादा लेबर्स को फायर कर सकते हैं, उनको टेम्परेरी वेजेस पे रख सकते हैं, उनके खिलाफ जो सोशल सिक्योरिटी नेट्स थे उनको रिलैक्स कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर्स को ताकत दी गई है कि भाई आप रिलैक्स्ड कंडीशंस में वर्कर्स को हायर कर सको, जबकि लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। इससे सिर्फ वो एम्प्लॉयर्स को फायदा मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, जो नीचे काम करने वाला वर्कर है उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो भैया देखिए, इकोनॉमिक कंसीडरेशन में जो ह्यूमन वैल्यू है, जो ह्यूमंस है, इनको आप कमोडिटी मत बनाओ, ठीक है। क्योंकि यहां पे होगा क्या, अगर आप एम्प्लॉयर्स को एक लिमिट से ज्यादा तनख्वाह डिसाइड करने की ताकत दे दोगे, गवर्नमेंटल रेगुलेशन को कम कर दोगे, तो वो तो पैसे वैसे भी नहीं देंगे। जो पैसा कमाने के लिए धंधे वाला आदमी बैठा है, बिजनेस वाला आदमी बैठा है, वो किसी और को पैसे नहीं देना चाहता, वो सारे के सारे पैसे अपने पास कंसंट्रेट करके रखना चाहता है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके ये जो हमारी लेबर क्लास है इसको ज्यादा राइट्स दिए जाए, बट कहीं ना कहीं राइट्स अभी कम हो रहे हैं। एक चीज तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना मार्केट चेन का, मार्केट वैल्यूज का एक बहुत बड़ा पार्ट है। प्रोडक्टिविटी होती क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ इनपुट इन द डिनोमिनेटर एंड आउटपुट इन द न्यूमरेटर। यानी जो भी आउटपुट आ रहा है उसको न्यूमरेटर में रखिए, जो भी इनपुट है उसको आप डिनोमिनेटर में डालिए। जितना ज्यादा आउटपुट होगा पर यूनिट ऑफ इनपुट, उतनी ही अच्छी प्रोडक्टिविटी मानी जाएगी। और इस प्रोडक्टिविटी को एज अ यूनिवर्सल मेजर यूज किया जाता है दुनिया भर में, एक इकोनॉमी में भी। तो अगर आप किसी देश की बात करो, तो देश में जितने लोग हैं, ठीक है, और उस देश का जितना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो उस देश के जीडीपी को आप रखोगे न्यूमरेटर में, और जो नंबर ऑफ लोग हैं उस देश में उनको आप रखोगे डिनोमिनेटर में, और फिर आप उसकी प्रोडक्टिविटी निकालोगे। नॉर्मली देखा जाएगा कि इंडिया जैसे देश में या किसी भी और डेवलपिंग कंट्री में जो प्रोडक्टिविटी है वो कम मानी जाती है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं और आउटपुट उतना प्रॉपर निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन एक बार को कंपनी के रिस्पेक्ट में इस प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूला को आप लगाओगे तो ज्यादा रेलेवेंट नजर आएगा, देश के टर्म्स में रेलेवेंट नहीं नजर आएगा। कंपनी क्या करती है कि अपने आउटपुट को मेजर कर लेंगी वो अपने रेवेन्यू से, या जो भी चीजें उन्होंने प्रोड्यूस की, और इनपुट को किससे मेजर करेंगी? नंबर ऑफ वर्कर्स जो इन्होंने एम्प्लॉय कर रखे हैं। अब कंपनी के लिए यहां पे चीजों को मेजर करना दोस्तों बहुत आसान होता है, क्योंकि कंपनी कभी भी हायरिंग और फायरिंग कर सकती है। तो अगर कंपनी को अपना आउटपुट कम होता नजर आ रहा है, कभी इकोनॉमिक रिसेशन हो गया तो उन्होंने वर्कर्स को फायर कर दिया, तो अगर कंपनी का आउटपुट उनका रेवेन्यू है और इनपुट है उनका नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, तो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड को वो अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी घटा सकते हैं और कभी भी बढ़ा सकते हैं। तो इससे कंपनी के पास ये चॉइस है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन क्या एक कंट्री के पास चॉइस है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करे? मतलब अगर इंडिया की जीडीपी नीचे जा रही है, तो क्या इंडिया अपने देश के लोगों से बोल सकता है कि भैया तुम बाहर निकलो, किसी देश में जाके नौकरी करो, अपना अपना देख लो, हम कुछ नहीं कर सकते? इंडिया के लोग तो उतने ही रहेंगे ना। हो सकता है कुछ इंडिया के लोग बाहर के देशों में जाके नौकरी करने की कोशिश करें, लेकिन बाहर के देश भी आज की डेट में वेलकमिंग नहीं है। देख लीजिए यूएसए में क्या हो रहा है, H1B वीजा की प्रोसेसिंग बंद हो रखी है, ग्रीन कार्ड की वीजा की प्रोसेसिंग बंद हो रखी है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में भी अब उतनी नौकरियां नहीं है, वहां पे जो नौकरियां हैं वो उनके सिटीजन के लिए इनफ नहीं है। तो भाई जब कंट्री के लिए प्रोडक्टिविटी की बात आती है, तो ये वाला प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते आउटपुट अपॉन इनपुट, क्योंकि इंडिया की जीडीपी चाहे बढ़े चाहे घटे, जैसे कि कोरोना टाइम पे घट रही है, हमारा जो इनपुट है वो उतना ही रहने वाला है, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो उतने ही रहने वाले हैं, वो हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। एक कंपनी हायरिंग फायरिंग करके अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कम ज्यादा कर सकती है। एक पॉइंट यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अब अगर कंपनी की टर्म्स में प्रोडक्टिविटी की बात की जाए, कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ा सकती है? दो तरीके बताए गए। जितना नंबर ऑफ स्टाफ है कंपनी के पास, नॉर्मली अपने नंबर ऑफ स्टाफ को कंपनी एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्टाफ को अगर आप बढ़ाओगे तो पैसा खत्म होगा, और पैसा कट करना हर कंपनी चाहती है। तो उनके मैनेजर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है कि जितने भी स्टाफ आपके पास हैं उससे आप अपने आउटपुट को बढ़ाइए। तो मान लीजिए एक कंपनी में 100 का स्टाफ है और उसका जो रेवेन्यू है वो $2 मिलियन का है साल का। तो जो मैनेजरियल स्टाफ है उसको ओनर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि जो रेवेन्यू है आप उसको $2.5 मिलियन तक लेके आओ, और स्टाफ 100 से मैक्सिमम आप 110 कर सकते हो। तो यहां पे मैनेजरियल स्टाफ के सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि स्टाफ ज्यादा बढ़ा नहीं सकते और रेवेन्यू बढ़ाना है।
तो यहाँ पे या तो स्टाफ की जान ले लो, उनका खून चूसना शुरू कर दो, उनसे बोलो 12 घंटे काम करो, 13 घंटे काम करो, ऑफिस में रात रात भर काम करो, ये किया जाता है। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इससे जो एम्प्लॉइज हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरा तरीका क्या कर सकती है कंपनी कि भाई वो लोग नई मशीनें लाएं, नई टेक्नोलॉजी लाएं। जो वर्कर्स हैं, ये जो 100 वर्कर्स थे, 110 वर्कर्स थे, इनके आउटपुट के साथ साथ अब मशीन और टेक्नोलॉजी के आउटपुट को जोड़ दो, तो ये 2.5 मिलियन टारगेट वाला जो टारगेट है आप मीट कर सकते हो। जो कैपिटल रिच इंटरप्राइजेज है, कंपनीज है, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, यूरोप की कंट्रीज हो गई, यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, इन सब कंट्रीज में यही हो रहा है। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को एसिमुलेट किया जा रहा है एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स के साथ। इंडिया में ये चीजें हो पानी थोड़ी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो थोड़ा लिमिटेड है। एक और ऑप्शन यहाँ पे बताया गया कंपनीज के लिए, employers can enhance their workers skills and create a culture of continuous improvement in the factory whereby workers and managers cooperate to improve the capability of system and squeeze more output from limited capital resources। अब भाई ये मेन चीज है, यहां पे बात की जा रही है वर्कर्स राइट की। इंडिया में हो क्या रहा है कि भैया जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं जो नौकरी देते हैं उनको आप राइट पे राइट दिए चले जा रहे हो, लेकिन उनके नीचे जो एम्प्लॉयर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो जरूरी ये है कि एक ऐसा कल्चर डेवलप किया जाए जहां पे वर्कर और मैनेजर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे को इनपुट प्रोवाइड करें और इक्वल फुटिंग पे रह के लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज के साथ ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करें। इस स्ट्रैटेजी को नाम दिया गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इस स्ट्रैटेजी को 1960s और 1970s में जापानीज कंपनीज ने अडॉप्ट किया, और आज की डेट में आप जानते हैं कि जापान कितना बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड नेशन ऑलरेडी बन चुका है। उनकी जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है उसका लोहा है पूरे दुनिया भर में। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव इंटरप्राइजेस ऑफ द वर्ल्ड ओरिजिनेटेड इन जापान। तो उन लोगों ने अपने वर्कर्स में इन्वेस्ट किया, कंपनी ने वर्कर्स को एप्रिशिएटिंग एसेट्स की तरह रखा, क्योंकि जापान की कंपनी ये जानती हैं कि देखिए वर्कर तो समय समय के साथ और मंझेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। जो मशीनें हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी डेप्रिसिएशन के चलते, बट वर्कर की प्रोडक्टिविटी हमेशा बढ़ेगी। इसलिए अगर एंटरप्राइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। ये जापान की कंपनियों ने समझा है, इंडिया की भी कंपनियों को यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फाइनली ऑथर यहाँ पे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है जो कि सोसाइटी में होना चाहिए। क्या है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, एक अच्छी जॉब वो होती है जहां पे वर्कर्स और सोसाइटी अपने बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट रखें। देखिए, वर्कर्स इकोनॉमी को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इन रिटर्न जो सोसाइटी और इकोनॉमी है उसको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए वर्कर्स को जहां पे वो डिग्निटी के साथ रह सके, एडुकेट अमाउंट्स ऑफ इनकम पा सके। आज की डेट में वर्कर हमेशा डर में जीता है कि कब नौकरी गई, कब नौकरी गई, बॉस की गाली खानी है। ये आज की डेट में बहुत नॉर्मल हो गया, आपको अपने चारों तरफ देखने को मिलता ही होगा। अगर आप में से बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब में होंगे तो ये फील भी करते होंगे, मैंने भी किया जब मैं प्राइवेट जॉब में था। तो जो गुड जॉब्स होती हैं दे रिक्वायर गुड कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन वर्कर्स एंड देयर एम्प्लॉयर्स। इसके लिए एक मेजर प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है गुड सोसाइटी को बनाने के लिए, और खासकर उन वर्कर्स के लिए जो गिग इकॉनमी में काम कर रहे हैं। आप फिर बोलो गिग इकॉनमी, जो दिहाड़ी मजदूर, भट्टी में काम करने वाले, आप रेडी पे आप देखोगे कभी कभी कोई बताशे या फिर ये गोलगप्पे की दुकान लगा के बैठा होता है, ये सब गिग इकॉनमी वाले वर्कर्स हैं। जरूरी ये है कि इनके लिए भी कुछ ना कुछ सेफगार्ड्स लेके आए जाएं। अनफॉर्चुनेटली इनके लिए कोई भी सेफगार्ड अभी नहीं है। तो जब गवर्नमेंट की बात आती है, प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स की बात आती है, तो देखिए क्या लिखा गया है यहां पे, इस पैराग्राफ को पढ़िए अंडरलाइन वाले। टू ऑफन द गवर्नमेंट सब्सिडाइज लेबर रिप्लेसिंग कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजीज rather than pushing innovation in socially more beneficial direction to augment rather than replace less skilled workers। यानी कि सरकार अक्सर कर ऐसे स्टेप्स लेके आती है जहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को लेके आया जा रहा है जो लेबर के एम्प्लॉयमेंट को कम कर देगा और उनको जॉबलेस कर देगा। जरूरी यह है कि इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज के साथ साथ कुछ ऐसे स्टेप्स लेके आए जाएं जिससे लेस स्किल्ड वर्कर्स को स्किल पे ध्यान दिया जाए और उनको और प्रोएक्टिवली इकोनॉमी में इंगेज किया जा सके। फिर यहां पे देखिए, अ टर्बोचार्ज फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन हैज मेड लाइफ इजी फॉर माइग्रेंट कैपिटल। मतलब कि एक पैसा जो कि यूएस के किसी एक बिजनेसमैन के पास है, ये बहुत आसानी से इंडिया में आके इन्वेस्ट हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। क्योंकि जॉब्स की जरूरत बहुत है। अभी यूएस का पैसा इंडिया में आके मान लीजिए दिल्ली के शहर में इन्वेस्ट होता है, तो दिल्ली में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली का कोई पर्सन यूएस में जाके जॉब करना चाहे
तो उसके सामने बहुत सी प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट यूपी और बिहार के गांव के जो लोग होते हैं उनके लिए मुंबई और राजस्थान के जो बड़े बड़े शहरों में आके काम करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और आज की डेट में गवर्नमेंट की मदद से ये जो लार्ज इंटरप्राइजेस हैं वो जरूरत से ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, और इन लार्ज इंटरप्राइज के अंदर जो लेबर यूनियंस है वो कमजोर होते जा रहे हैं। उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो रहा है। तो ओवरऑल जो कंडीशन बन रही है ना, वो लेबर पॉपुलेशन, गिग इकोनॉमी में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। जरूरी है कि इस टेंडेंसी को अरेस्ट किया जाए। ठीक है, ये आर्टिकल में काफी समय लग गया है। अगले आर्टिकल चलते हैं। द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स इज बीइंग वीकेंड थ्रू वेरियस मीन्स द यूनियन गवर्नमेंट कैन हैज सब्सटेंशियली रिड्यूस द फिस्कल रिसोर्स कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। भैया यहाँ पे ये बात की जा रही है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के फिस्कल रिसोर्सेज को कम किया है। इनिशियली इंट्रोडक्शन देते हुए क्या बोलता है ऑथर कि देखिए, देश के जो मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं उनको चलाती स्टेट की सरकारें। अगर स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो ग्राउंड पे उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? राज्य की सरकार करेगी। और इसीलिए राज्य की सरकारों के पास पैसा होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात और सच है कि राज्य की सरकारें कहीं ना कहीं पैसों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। पहले देखा जाए जीएसटी रिजाइम से आप पहले की बात करो तो फिर भी राज्य सरकारों के पास कुछ टैक्स वगैरह लगाने की ताकत थी। जब से जीएसटी का रिजाइम आया तब से राज्य सरकार के पास टैक्स लगाने की ताकत और कम हो गई। कहीं ना कहीं सेंटर बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गया है और स्टेट्स बहुत हद तक सेंटर से आने वाले पैसे पे हो गए हैं अब डिपेंड। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि फाइनेंस कमीशन सबसे पहला इशू जो बता रहे हैं कि यहां पे ऑथर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो क्या बता रहे हैं? डिक्लाइनिंग डेवल्यूशन। अगर आप बात करो फाइनेंस कमीशन की, फाइनेंस कमीशन 5 सालों के लिए बनता है। तो जो 14वां फाइनेंस कमीशन बना था वो बना था 2015 से लेकर 2020 के लिए। जो 13वां फाइनेंस कमीशन था वो था लगभग 2010 से लेकर 2015 के लिए। अब देखते हैं फाइनेंस कमीशन क्या करते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा आया टैक्सेस के थ्रू उसमें स्टेट्स को कितना देना है ये बताते हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस डेफिनेटली बाइंडिंग नहीं होती सरकारों पे, पर सरकार नॉर्मल कर केसेस में फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को मान लेते हैं। बट करंट यूनियन गवर्नमेंट पे ऑथर इल्जाम लगाते हुए बोल रहे हैं कि इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को नहीं माना। अब यहां पे देखिए क्लियर कट एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहा है। ये स्टेटमेंट मैं बोलूंगा थोड़ा बायस्ड है। 2014 से पहले ऑथर ये बोल रहे हैं कि जो डेवल्यूशन है फंड्स का स्टेट्स को, दैट वाज कंसिस्टेंटली एंड क्यूमुलेटिवली मोर देन 13 फाइनेंस कमीशन प्रोजेक्शन। इनडायरेक्टली ऑथर ये कहने की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के राज के दौरान 13वें फाइनेंस कमीशन ने जो भी प्रोजेक्शन दिए थे उससे ज्यादा ही पैसा भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स के पास, क्योंकि उस समय पे सेंटर पे कौन थी? कांग्रेस की सरकार। फिर बोलते हैं कि भैया 2014 से बाद से ट्रेंड बदल गया है। 2014 के बाद से फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से कम पैसा गया है। पहली बात तो अगर आप 2014-15 की बात करो तो ये 13th फाइनेंस कमीशन में ही आता था। तो 2014-15 में जितना पैसा भेजना था राज्य की सरकारों के पास सेंटर की तरफ से, बीजेपी सरकार ने उससे 14% कम भेजा है। पहली बात तो ये बोल रहे हैं। उसके बाद जो भी प्रोजेक्शन दी है फाइनेंस कमीशन ने उससे कम पैसा भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब देखिए बात दोस्तों यहां पे ये भी है, 13वें फाइनेंस कमीशन ने यूनियन गवर्नमेंट के पास जितना भी रेवेन्यू आ रहा है उसका 32% देने की बात की थी स्टेट्स को। 14वें फाइनेंस कमीशन ने जितना भी पैसा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रहा है उसमें से 42% देने की कोशिश की थी स्टेट्स को। तो 13वें कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 32% पैसा दो स्टेट्स को, और 14वें फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि 42% पैसा दो स्टेट्स को। यानी एक बहुत मेजर चंक ऑफ पैसा स्टेट्स को ज्यादा देने की बात कही जा रही है किसमें? 14वें फाइनेंस कमीशन ने। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी के अंदर आई उसने बोला कि हाँ हम देंगे, बट कहीं ना कहीं जो भी पैसा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें बहुत सारी एनोमलीज देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिसके चलते स्टेट्स के पास पैसा कम गया है, इफेक्टिवली सेंटर ने अपने पास पैसा ज्यादा रखा है। वो क्या स्टेप्स उठाए वो थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। फिर यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं गौड़ा साहब। ये बोल रहे हैं कि भाई 2014-15 से लेकर 2019-20 में स्टेट्स को 7,97,549 करोड़ रुपया कम मिला है। किससे? जितना एस्टिमेट किया था फाइनेंस कमीशन ने। इससे जो फिजिकल रिसोर्स कैपेसिटी स्टेट्स की वो कम होती है, स्टेट की स्पेंडिंग कैपेसिटी कम होती है, और कहीं ना कहीं आप देश के डेवलपमेंट के साथ खेल रहे हो। पहली बात तो ये बोल रहे हैं गौड़ा साहब। फिर जो मेन, तो ये जो पॉइंट दिया है गौड़ा साहब ने, इसके साथ मैं उतना पूरी तरीके से एग्री नहीं करता हूं। देखिए ये बात तो सही है कि जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है उसने कहीं ना कहीं पैसे जिस हद तक फाइनेंस कमीशन में बोले गए थे उस हद तक नहीं ट्रांसफर किए। बट ये बोल देना कि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार पूरे ट्रांसफर कर रही थी, ये गलत है।
ये सीधे सीधे एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट को दिखाता है। लेकिन एक बात ऑथर यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं। एक बात और बता दूं, ये जो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बताई है ना, 2014-15 से लेकर 19-20 के बीच में लगभग 8 लाख करोड़ रुपया कम मिला राज्य की सरकारों को, ये स्टैटिस्टिक्स एग्जाम में मत लिखना, ये एंटी गवर्नमेंट है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे एक अपोजिशन पार्टी का मेंबर वोड़ा साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हैं, तो बीजेपी की गलतियों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। इस तरीके की चीजों को आप कभी भी अपने एग्जाम्स में कोट मत करिएगा, दीज आर नॉट ऑफिशियल सोर्सेज, ठीक है। अब बात करते हैं श्रिंकिंग द डिविजिबल पूल। किस तरीके से जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है उसने पैसा कम भेजा है राज्य की सरकारों के पास। आपको सेस और सरचार्ज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको सेसेस और सरचार्ज के बारे में नहीं पता है तो आप सेस मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको सेसेस और सरचार्जेस वाली वीडियो मिल जाएगी जो मैंने बताई है। वहां पे आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा सेस और सरचार्ज क्या होते हैं। अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि मान लीजिए 100 रुपया टोटल पैसा आता है सरकार के पास, जिसमें से 80 रुपया टैक्स के थ्रू आता है, टैक्स मतलब इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, और 20 रुपया आता है मान लीजिए सेसेस सरचार्जेस के थ्रू। तो जो फाइनेंस कमीशन वाली रिकमेंडेशन है वो इस 80 रुपए पे लागू होगी, इस 20 रुपए पे लागू नहीं होगी। यानी सेस और सरचार्ज को सरकार स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती है, जो बाकी टैक्स इनकम आती है उसको सरकार स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। बोला यह जा रहा है कि जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से इसने बहुत सारे सेस और सरचार्जेस लगा दिए हैं, और कहीं ना कहीं सेस और सरचार्जेस को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करना नहीं है। तो यूनियन गवर्नमेंट इंपोजेस और इंक्रीजेस सेसेस एंड सरचार्जेस इंस्टेड ऑफ टैक्सेस वेयर एवर पॉसिबल, and in some cases even replaces with taxes with cesses and surcharges। यानी कि यहाँ पे रिपीटेडली सरकार ने कोशिश की है कि वो पैसा सेस और सरचार्ज के थ्रू लेके आए, क्योंकि इससे उनको स्टेट गवर्नमेंट को कम पैसा देना पड़ेगा। तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर सेस और सरचार्ज लगाएं जो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और अगर यूनियन गवर्नमेंट ऐसा करती रहती है तो जो ओवरऑल पैसा है वो ज्यादा सेंटर के पास रहेगा, और जो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी 42% की, ये पूरी की तरह से स्टेट के पास नहीं पहुंचेगी। फिर एक स्टैटिस्टिक्स भी दे रहे हैं, 2014-15 से लेके 19-20 के बीच में सेस और सरचार्ज 9.3% से 15% हो गए ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के। तो पहले ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का केवल 9% था सेस और सरचार्ज, अब हो गया 15%। तो ये जो एक्स्ट्रा 6% या 5.7% बढ़ा है ना, ये पूरा का पूरा कौन रख लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी। इसमें कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट को देने की जरूरत है नहीं। फिर बोला जा रहा है कि इन 2019-20 यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड 3,69,111 करोड़ फ्रॉम सेस एंड सरचार्ज, और ये जो पैसा है वो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं सेस और सरचार्ज वाले रूट को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए। ये भी एक फ्लॉ पॉइंट आउट किया। तो ये दो फ्लॉ पॉइंट आउट है, और ये जो सेस एंड सरचार्ज वाला फ्लॉ है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो ऐसा कर रही है, ये प्रूव हो चुका है। तो एक स्टेटमेंट तो यहाँ पे ऑथर का बिल्कुल ही पॉलिटिकल, और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल लॉजिकल है और लॉजिकली सही लग रहा है। उसके बाद जीएसटी की ग्रांट में क्या हुआ उससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस बता चुका हूं, तो वो मैं दोबारा आपके लिए नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और चीजें देख लेते हैं। ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ कटबैक्स इन डेवल्यूशन, द श्रिंकिंग डिविजिबल पूल, फेलियर टू पे फुल जीएसटी कंपनसेशन दिस ईयर एंड फॉल इन सेंट्रल ग्रांट्स, स्टेट में एक्सपीरियंस अ फॉल ऑफ 20 to 25% इन देयर रेवेन्यूज दिस ईयर। मतलब इस साल ये जो जीएसटी का कंपनसेशन नहीं आया, डेवल्यूशन में कम पैसा दिया, श्रिंकिंग डिविजिबल पूल, इसके चलते राज्य की सरकारों के पास 20 से 25% पैसा कम पहुंचेगा। पैसा कम पहुंचेगा तो वो वेलफेयर और डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, उनको ज्यादा बोरो करना पड़ेगा। और जब ज्यादा बोरो करना पड़ेगा तो स्टेट बजट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। स्टेट बजट्स बहुत आने वाले सालों तक लोन्स इंटरेस्ट के नीचे दब जाएंगे, उनको सैलरीज तो देनी ही है, इस्टेब्लिशमेंट के एक्सपेंसेस तो मीट करने ही है, तो डेवलपमेंट के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल अगर लेके आना है, लाइवलीहुड बचानी है करोड़ ऑफ इंडियंस की, तो स्टेट के पास पैसा जाना चाहिए, जो कि अभी के लिए उतना नहीं जा पा रहा है। बस यही बोला जा रहा है इस आर्टिकल में। अब आते हैं अथॉरिटेरियन टर्न ऑन ट्रम्प्स फॉल्स स्टेटमेंट। भैया वोट की काउंटिंग चल रही है यूएस में, आपको पता ही है। अभी के लिए कोई क्लियर कट स्टैंस निकल के आ नहीं रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या जो बाइडेन जीतेंगे। जो रेड और ब्लू स्टेट्स हैं, देखिए रेड स्टेट्स और ब्लू स्टेट्स क्या होते हैं? देखिए रेड स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जो हमेशा से रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट दे रहे हैं, और वो इस बार भी रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट दे रहे हैं। ब्लू स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जो हमेशा से डेमोक्रेटिक पार्टी के बैस्टियन रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस इलेक्शन में भी डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो रेड स्टेट्स और ब्लू स्टेट्स है वो तो उन्हीं कैंडिडेट्स को वोट दे रहे हैं जिनको वो हमेशा से देते आए हैं। लड़ाई चल रही है स्विंग स्टेट्स में, और स्विंग स्टेट्स में देखते हैं कि कौन कहां जीत रहा है।
ट्रंप साहब जीत रहे हैं कहां पे? फ्लोरिडा में, ओहायो में, लोवा में, ओके, और जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वानिया में भी थोड़ा बहुत ट्रंप साहब जीतते नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां पे मेल इन बैलेट्स की काउंटिंग बाकी है और मेल इन बैलेट्स में हो सकता है जो बाइडेन आगे निकल जाए। वहीं पे अगर आप बाइडेन की बात करो तो अभी के लिए बाइडेन मिनेसोटा, न्यू हैम्पशायर, वर्जीनिया, फिर एरिजोना, नेवाडा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, यहां पे बाइडेन जीतते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेट्स हैं आपके स्विंग स्टेट्स, ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। फिर भाई रस्ट बेल्ट स्टेट्स, अभी आप बोलोगे कि ये रस्ट बेल्ट स्टेट क्या है? देखिए, रस्ट बेल्ट स्टेट सॉरी आपका एक इनफॉर्मल टर्म है उस रीजन के लिए जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ता है, जहां पे जो ग्रेट लेक वाला इलाका है वहां पे, ये वो जगह है जहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी 1980 के बाद कम होती नजर आ रही है। यहाँ पेंसिल्वेनिया, ओहायो, इंडियाना, लोअर पेनिनसुला ऑफ मिशिगन, नॉर्दर्न इलिनॉइस, नॉर्थ ईस्टर्न विस्कॉन्सिन, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। हालांकि मिलियंस ऑफ वोट्स की काउंटिंग अभी बाकी है, लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं यहां जीत गया हूं। तो अब देखिए यहां पे क्या होने वाला है, ये जो मेन स्टेट्स हैं ये डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली में इन जगहों पे जीतने वाला है कौन। ठीक है, तो स्विंग स्टेट्स में क्या स्टेटस चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। रस्ट बेल्ट में अभी के लिए मिस्टर ट्रंप थोड़ा आगे हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ वोट्स की काउंटिंग बाकी है। हो सकता है कि बाइडेन आगे आ जाए। एक चीज बहुत अच्छी हो रही है कि जो लास्ट कुछ डेज थे इलेक्शंस के, वहां पे कोई मेजर सिविल स्ट्राइफ, सिविल अनरेस्ट देखने को नहीं मिला है। कोई रिलीजन के नाम पे, एथनिसिटी के नाम पे ब्लैक वर्सेस राइट, अभी भी ब्लैक वर्सेस व्हाइट वाली जो लड़ाई है वो आखिरी के कुछ दिनों में देखने को नहीं मिली। हालांकि कहीं ना कहीं ऑथर ये बोल रहा है कि जो मिस्टर ट्रंप है उन्होंने लड़ाई को फुटवाने में, लड़ाई को आगे बढ़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इंटेंशनली इस इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश की है। फिर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ तीन चीजें बोल रहे हैं। पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें इलेक्शन प्रोसीजर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका यह बोलना है कि जो मेल इन वोटिंग है ये गलत है। अभी के लिए देखा जाए तो स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। लेकिन उसके बाद भी वो उस स्विंग स्टेट्स की जो इलेक्शन प्रोसीजर है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? फॉर द मेल इन वोटिंग। मेल इन वोटिंग के ऊपर तो शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना साधा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि भाई देखिए, ये जो मेल इन वेटिंग है, मेल इन वोटिंग को बार बार गलत बोल के, बार बार फ्रॉड बोल के एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल मास मीन्स ऑफ वोटिंग है उसको आप सप्रेस कर रहे हो। यूएस के लोगों के पास अधिकार है कि वो वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं। उनके वोट डालने के तरीके को, यानी मेल इन वोटिंग के तरीके को आप बार बार गलत बोल रहे हो, जबकि वहां के जो इलेक्शन अथॉरिटीज है और वहां के एफबीआई के डायरेक्टर सबने बोला है कि मेल इन वोटिंग में कोई फ्रॉड नहीं होता। उसके बाद भी बार बार मेल इन वोटिंग को फ्रॉड बोल के लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टेड मैंडेट को नकारना, यह गलत बात है। तीसरी बात जो ट्रंप की है वो बार बार यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट को घसीटना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ट्रंप ने अपने दिमाग में माइंडसेट बैठा लिया है कि चाहे कुछ भी आ जाए इलेक्शन का रिजल्ट, मैं इस इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचूंगा। और सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव मेजोरिटी है, वो मेजोरिटी जो कहीं ना कहीं ट्रंप को सपोर्ट करेगी। और एंड में सुप्रीम कोर्ट के एक जज एमी कॉने बोरेट को भी यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया है। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा तो जो रूलिंग है वो उनके फेवर में आएगी। अभी कितना उनके फेवर में आएगी नहीं आएगी ये तो बात की बात है, बट ये बात तो तय है कि अगर इलेक्शन रिजल्ट में जो बाइडेन एक सिग्निफिकेंट मेजोरिटी से अगर आगे नहीं है डोनाल्ड ट्रंप से, तो केस को खींच के डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जरूर ले जाएंगे। फिर बात करते हैं स्टार स्टेटस की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पावर टू इंश्योर अ क्लीनी कैंपेन शुड नॉट बी ड्यूली एब्रिज्ड। इसके रिस्पेक्ट में दोस्तों एक वीडियो मैंने बना रखी है, कमलनाथ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप कमलनाथ मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ये पूरा इशू मैंने इस वीडियो में समझा रखा है, बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट समझा रखा है। पूरा का पूरा केस आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 77 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 आपको समझ में आ जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहां पे ये केस क्या है इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात ये करेंगे कि यहां पे ऑथर क्या सही है और क्या गलत के बारे में क्या बोल रहा है। इलेक्शन में आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब चलिए आपसे मेरा एक सवाल है, इससे मुझे यह भी पता चल जाएगा कि 34 मिनट तक मेरी वीडियोस को कौन देख रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के अंदर आता है? संविधान में
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के क्या नंबर है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये कंट्रोल करेगा और डायरेक्ट करेगा इलेक्शंस को इंडिया में। और अगर आप सेक्शन 77 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देखो तो वहां पे स्टार कैंपेनर के बारे में जो भी कंडीशन है वो बता रखी है, और स्टार कैंपेनर को अपॉइंट करने की अथॉरिटी किसके पास है, पॉलिटिकल पार्टी के पास है। लेकिन जो कैंपेन नॉर्म्स है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको डिसाइड करने की ताकत किसके पास है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। तो अगर कोई कैंडिडेट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पनिश कर सकता है डेफिनेटली, और स्टार कैंपेनर को भी पनिश कर सकता है। क्यों पनिश कर सकता है, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो एक्सटेंसिवली ट्रेवल करते हैं, हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इनकी जो कैंपेनिंग होती है वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक लिमिटेड नहीं होती है, ये बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम घूम के कैंपेनिंग करते हैं। तो अगर कोई ऐसा स्टार कैंपेनर जो सीधे सीधे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रहा है तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सजा दे सकता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सजा किस बेसिस पे दी गई है कि दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट bars candidates from resorting to criticism of all aspects of private life not connected with the public activities of other leaders and party workers। अब यहां पे बीजेपी की एक फीमेल कैंडिडेट को आइटम बोल दिया कमलनाथ जी ने। अब बात यह है कि आइटम बोल के आप उसके पर्सनल कैरेक्टर पे अटैक कर रहे हो। आइटम बोलना सही है या गलत है, इसके बारे में मैंने ये जो वीडियो का रेफरेंस आपको पहले दिया इसमें बताया, आप उस वीडियो को देखिए जाके। तो कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो यहाँ पे इन्वोक करके ईसीआई ने जो स्टार कैंपेनर का स्टेटस हटाया है कमलनाथ का, वो इसलिए हटाया है कि आप बीजेपी की वुमेन कैंडिडेट को पर्सनल कैपेसिटी में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप उनको पब्लिक और प्रोफेशनल कैपेसिटी में क्रिटिसाइज करो तो वो सही है। तो उन्होंने लोगों के लिए क्या काम किया, कुछ काम किया भी नहीं किया, क्या क्या स्कीम्स इंप्लीमेंट की, इस बारे में आप स्टेटमेंट दो। आप आइटम बोल के उनके ऊपर पर्सनल स्टेटमेंट क्यों डाल रहे हो। तो इस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के लिए स्टार कैंपेनर का स्टेटस हटा दिया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाए तो ये कोई स्टैट्यूटरी कंडक्ट तो है नहीं, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कोई नियम कानून में लिखा हो कि आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट्स हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भले ही कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग के चलते इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ताकतवर होता है, बहुत सारे आप कह सकते हो जजमेंट्स को, बहुत सारे रेगुलेशंस को इन्फोर्स कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस स्टेप को रोक दिया। अब ये कितना सही था कितना गलत था ये आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सही किया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सही किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं रोकना चाहिए। क्या सही क्या गलत ये डिसाइड करना आपका काम है, और ये डिसाइड आप तब कर पाओगे जब आपको केस के बारे में पता होगा, और केस के बारे में पता करने के लिए इस वीडियो को देख लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए।